नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो ये मट्टी तो बहुत ज़रख़ेज़ है साकी। ईरानी कल्चर प्रमोट करती हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे। मैं दिखाना चाह रही हूँ कि हमारे कल्चर की जो सिमिलैरिटीज हैं वो बाकी कल्चर्स में भी हैं। एफएम पे भी बातचीत करती हैं। एफएम जो है वो 92.6 है। अब ये इंटरनेशनल हो चुका हुआ है। स्टार्टिंग में जब मैं उर्दू बोलती थी ना तो मुझे यूनिवर्सिटी लेवल पे लोग कहते थे ये पेंडू है, तो पेंडू का टैग लग गया हुआ था मेरे साथ। थिएटर परफॉर्मेंस भी की है। उस यूनिवर्सिटी जो है वो स्कॉलरशिप देती है जिसपे हम उनको अपने ही काम की अचीवमेंट देते हैं, जिसके बदले वो हमें एजुकेशन देती है। आप अपने थिएटर प्ले का बताइए। मैं तो वैसे बचपन से ही ड्रामे इज्जत एक पाकिस्तानी मर्द औरत को देता है जिसको वो पहचानता भी नहीं। इंस्पिरेशन है कौन है? वेल्टेट वैन गॉग, वो मुझे काफी पसंद है। मोहब्बत फैलाने वाले कम होते हैं, नफरत फैलाने वाले ज्यादा होते हैं। अस्सलामुअलैकुम। यूथ डायलॉग्स के साथ मैं हूं सना ज़हीर। ये एक मुनफरिद प्रोग्राम लेके आए हम यूथ के लिए। हमारी यूथ जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे अपनी अचीवमेंट, अपनी सक्सेस जो है वो नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या क्या उनकी मेहनतें हैं, किस तरह से उन्होंने अपने आप को, अपनी जो एक्स्ट्रा स्किल्स हैं पढ़ाई के साथ, किस तरह से मनवाया और उनको क्या क्या परेशानियां फेस करनी पड़ी, और इसके अलावा उनका फ्यूचर स्कोप क्या है। हमारे पाकिस्तान के ये खूबसूरत तलबा और तालबात जो कि अपनी जहानत के साथ, अपनी कोशिशों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और हमारा ये प्लेटफॉर्म उनके लिए है जो कि आगे आके बता सकते हैं कि उनकी जो मेहनतें हैं अपनी यूनिवर्सिटी लेवल के लिए और पाकिस्तान के लिए क्या है। इसी सिलसिले में हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं नूर फातिमा जी। नूर फातिमा जो कि ईरान से बिलोंग करती हैं और इसके अलावा उन्होंने बीएस साइकोलॉजी किया हुआ है। अपनी यूनिवर्सिटी में ईरानी कल्चर को प्रमोट करती रही हैं, एम्बेसडर रही हैं और फ़लस्तीन के हवाले से भी एक्टिविस्ट रही हैं। करंटली वो तुर्किया उर्दू में जॉब कर रही हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ में जो काविशें हैं, कोशिशें हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। आप हमारा प्रोग्राम आखिर तक देखिएगा और कोई भी कमेंट्स हो हमें मेंशन ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल है? मैं भी ठीक ठाक हूँ। और हमारा जो शो है जो कि फॉर्मेट है यूथ के हवाले से, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं और ईरान से भी बिलोंग करती हैं। तो आप हमें पहले बताइएगा कि आपकी जर्नी या ईरान से जो पाकिस्तान में आपकी स्टडीज़ जो है और जो आपकी जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, आप उसके बारे में हमें बताइए। मेरी जो स्टडी है वो पाकिस्तान से ही है, लेकिन मैं पेपर्स देके ईरान चली जाती थी। और ज़्यादातर मुझे ईरान के कल्चर का पता है, पाकिस्तान की कल्चर का सच नहीं पता इतना, हालांकि अरसा हो गया। उर्दू भी अब आके ठीक हुई है, पहले तो ठीक ही नहीं थी उर्दू। सही। आप ईरानी कल्चर प्रमोट करती हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, वो किस तरह से आप प्रमोट करती हैं? ईरानी कल्चर के लिए सोसाइटी बनी है जिसमें मुझे एम्बेसडर बनाया हुआ है ईरानी कल्चर के लिए। तो उस पर मेरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ अपना कल्चर ही नहीं बल्कि अपने कल्चर में जो चीज़ें सिमिलर हैं बाकी कल्चर्स में, जैसे बलोच भी वही नौरोज सेलिब्रेट करते हैं, हजारा वाले भी करते हैं, अफगानिस्तान वाले जो करंटली इधर स्टूडेंट्स हैं। तो मैं दिखाना चाह रही हूँ कि हमारे कल्चर की जो सिमिलैरिटीज हैं वो बाकी कल्चर्स में भी है। तो मेरी कोशिश होती है बाकी कल्चर्स को भी प्रमोट करने की। सही। इसके लिए आपने कोई सोसाइटी वगैरह बनाई हुई है? किस तरह से आप स्टूडेंट्स को? सोसाइटी है जिसके थ्रू मैं ये कर रही हूँ और अपने एफएम में काम करती हूँ, शो करती हूँ एथनो टॉक से। उसमें भी डिफरेंट मेरे पास नेशनैलिटीज आती हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, और ईरानी भी आते हैं मेरे पास जिनसे जिस सिटी के होते हैं उनसे उसके हवाले से और उनके कल्चर के हवाले से इंटरव्यू लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, अगर हम इंडिया के साइड पर जाएं तो मुंबई और दिल्ली जो है, इन सब का जो कल्चर है ये डिफरेंट होगा। डिफरेंट स्टेट्स के डिफरेंट फूड्स होते हैं। सही जैसे वहाँ पे भात होती है, और इस तरह हमारे भी डिफरेंट सिटीज के डिफरेंट फूड्स होते हैं, कल्चर डिफरेंट होता है। तो वो चीज़ें ताकि दूसरे लोगों को भी जो है वो पता चले हमारे कल्चर के बारे में, फूड्स के बारे में। तो मैं अपना जो कल्चर है वो प्रमोट करती हूँ। यानी आप अपना कल्चर प्रमोट करती हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, एफएम पे भी बातचीत करती हैं। एफएम कौन से यूनिवर्सिटी में आप, एफएम कौन सा चैनल है? एफएम जो है वो 92.6 है। अब ये इंटरनेशनल हो चुका हुआ है, इसको हम रेडियो गार्डन में भी सुन सकते हैं और काफ़ी लोग सुनते भी हैं इसको आउट ऑफ कंट्री में।
अच्छा, आप को जो ये प्रोग्राम्स करने में क्या हर्डल्स पेश आई? क्योंकि आपकी ज़ाहिर-सी बात है, जो उर्दू की जो हर्डल्स हैं, आपने उसको किस तरह से ओवरकम किया? स्टार्टिंग में जब मैं उर्दू बोलती थी ना, तो मुझे यूनिवर्सिटी लेवल पे लोग कहते थे ये पेंडू है, ओके। क्योंकि लहजा उस तरह से बन गया हुँ। हुआ था। मुझे नहीं पता था कि उर्दू किस तरह से बोलते, उर्दू का लहजा होता है। हुँ, हुँ। तो बहुत कोशिश की, फिर वक़्त के साथ-साथ बंदा चीज़ें सीख ही जाता है, गलतियाँ भी सही, ठीक कर सही। लेता है। तो वो गलतियाँ भी मेरी ठीक हो गई थी, लेकिन हुँ, मुझे बचपन से ही ना बहुत ज़्यादा मौक करते थे कि तुम्हें उर्दू नहीं बोलना आता, तुम सही। पेंडू हो। तो पेंडू का टैग लग गया हुआ था मेरे साथ। सही, सही। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि उर्दू ठीक हो गई है मेरी, तो अब मुझे हर्डल्स नहीं होती। कभी-कभी होती है, हुँ। मुज़क्कर मुअन्नस मिक्स हो जाता है। जब मैं अपने फ़ॉरेनर्स दोस्तों के साथ ज़्यादा रहती हूँ, बात करती हूँ, तो मैं पठान बन जाती हूँ। सही, फिर सही। मेरी उर्दू खराब हो जाती है, फिर मुझे ट्यूनिंग करनी पड़ती है अपने उर्दू की। ओके। अच्छा, आपने साइकोलॉजी में बैचलर्स किया हुआ है, जी, तो साइकोलॉजी की फ़ील्ड अलग है। अब ये जो आपके जो मेजर काम है, वो मीडिया से रिलेटेड जी, है, क्योंकि आपका थिएटर का भी जो है जी, था कि जी, आपने थिएटर परफ़ॉर्मेंस भी जी, की है, जी। उसके बारे में भी बताइएगा अ, हमें। मेरा जो फ़ील्ड है वो हुँ, साइकोलॉजी है, लेकिन हुँ। ज़्यादातर आर्ट की तरफ मेरा शौक था और मुझे किसी में तो डिग्री करनी थी, पढ़ना ओके। ही था। सही। वेला नहीं रहना था। तो ओके। क्योंकि फ़ीस बहुत महँगी होती है, आपको भी हुँ, पता है। सही। और ये मेरी यूनिवर्सिटी का एक अच्छा उन्होंने एक रूल रखा हुआ है हुँ, कि वो आपको एमफिल तक जो है वो टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप देते हैं सही। आर्टिस्ट को। तो ओके। मुझे लगता है ये यूनिवर्सिटी में जिसने भी सोचा था, हुँ, जिसने भी इसको फ़ारसी में कहते हैं, इससे मतलब कि इन्वेंट किया होगा इंग्लिश में हुँ, अगर मैं बोलूँ, तो उसकी एक अच्छी सोच थी जिसकी वजह से हम अपनी एजुकेशन पूरी कर सकते हैं। सही। वरना ये आपको भी पता है और बहुत से लोगों को पता है, चाहे वो शायर हो या हुँ, वो फ़िल्म मेकर हो, शॉर्ट फ़िल्म मेकिंग कर रहा हो, फ़ेमस ना हो, उसकी कोई अर्निंग नहीं है सही इतनी बात और है। उसको वो कुछ भी मतलब कि हुँ, वैल्यू नहीं है, वो किस तरह से अपनी एजुकेशन पूरी करेगा। सही। तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो स्कॉलरशिप देती है जिस पे हम उनको अपने ही काम की अचीवमेंट देते हैं, जिसके बदले वो हमें एजुकेशन देती है। ओके। तो जिसकी वजह से मैं आगे पढ़ सकी, वरना मैं आगे नहीं आ सकती थी और आज आपके सामने बैठ के इंटरव्यू भी नहीं कर सकती ये थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आप अपने थिएटर प्ले का बताइएगा, किस तरह से आपने किया? क्या आपको मुश्किलात पेश आई? किस तरह से आप एंटर हुईं? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, एक्टिंग की फ़ील्ड है, उसमें एंटर होना भी आसान नहीं होता, तो वो किस तरह से? मैं तो वैसे बचपन से ही ड्रामेबाज़ थी। सही, सही। मैं बचपन से ड्रामेबाज़ थी। जब मेरा स्कूल का टाइम होता था तब मैं बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी, रोती भी थी कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैंने नहीं जाना। ओके। मुझे फलाना टीचर तंग करता है, टॉर्चर करता है, मैं रो रो के मैंने नहीं जाना। तो मुझे बचपन में था कि हाँ, मैंने एक्ट्रेस ही बनना है, मेरा ओके, शौक था कि मैंने एक्ट्रेस ही बनना है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ईरान में भी, हॉलीवुड में भी, बॉलीवुड में भी सब मुझे जानेंगे। ओके। तो मुझे नहीं पता था कि मैं कभी ज़िंदगी में साइकोलॉजी में आऊँगी, साइकोलॉजी से थिएटर करते-करते तुर्की या उर्दू पहुँच जाऊँगी, ये मेरा ओके, कोई प्लान नहीं था। सही से। तो क्योंकि एक्टिंग बचपन से आती थी, हुँ, मेरे बचपन में ना घर में एक छोटा-सा रेडियो होता था, ओके। उसके अंदर वो आई थिंक कैसेट कहते हैं, पता नहीं क्या कैसेट कहते कहते हाँ, हैं। वो अंदर उसके डालते थे तो उसपे ना गाना बजता होता था, हाँ, तो मैं उसपे डांस करती थी। जब मुझे डांस भी आता था, एक्टिंग भी आती थी, तो मुझे कोई मसला नहीं था कि सही। मैं एक्टिंग करूँ। तो जब मेरा फर्स्ट थिएटर था तो वो हुँ, नेशनल लेवल पे ही था, एड्स की तरफ, गवर्नमेंट एड्स अवेयरनेस के ऊपर जो मैंने ओके। सबसे बड़ी परफॉर्मेंस की थी। कॉलेज में भी की थी, यूनिवर्सिटी में भी की थी। हुँ, मेरा कभी कोई किरदार जो है वो पॉजिटिव नहीं रहा, हमेशा ओके। ना मैं बुरे किरदार ही लेती थी, अच्छा, मुझे ओके, मिलता ही था। ओके। बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मैं भी कोई विक्टिम का ना कार्ड प्ले करूँ या विक्टिम बन जाऊँ किसी में, लेकिन नहीं, मुझे हमेशा ना विलन का रोल मिला था। अच्छा, और मेरे विलन रोल की वजह से ना मुझे अवार्ड भी मिले गवर्नमेंट की तरफ से, अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो कि मैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट का हुँ, बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि सही, उनका सलूक हम आर्टिस्टों की तरफ अच्छा है। सही। और मुझे फिर अवार्ड मिला और उसके बाद फिर अभी मैंने रिसेंटली अभी 1 हफ्ता, इसको आज 1 हफ्ता हो गया है, हुँ, लास्ट फ्राइडे मैंने एक थिएटर किया था, सही। वो भी पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से था। उनसे भी मैं शुक्रगुज़ारी करती हूँ क्योंकि उनका जो जिस तरह से उन्होंने हुँ, हमें फैसिलिटेट किया था, अपनी हुँ, गाड़ी दी हुँ, थी और जिस तरह से उनके डीजी जो थे और भी बड़े-बड़े जो उनके अफ़सर थे, जिस तरह से हुँ, वो मिल रहे थे, बात हुँ, कर रहे थे, मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी उनसे और मुझे लग रहा था कि वो हमें शायद समझेंगे, हम हुँ,
मतलब कि वो होते नहीं जो एक लफ्ज यूज होता है, 2% के एक्टर हैं, 2% के आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनका इस तरह का बिहेवियर नहीं था। और जब उनको पता ही नहीं था कि मेरी लैंग्वेज पंजाबी नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम पंजाबी में प्ले किया था। और बैक टू बैक मेरा थिएटर था, एक मेरे यूनिवर्सिटी का था, और उसके नेक्स्ट डे ही मुझे 3 दिन का वक्त मिला था उसको पंजाबी में करने के लिए। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज वैसे भी उर्दू नहीं, फिर उर्दू से पंजाबी की तरफ शिफ्ट हुई। तो फिर पंजाबी में मैंने उस प्ले को किया, और जब मैंने वो प्ले किया ना तो सब आर्टिस्ट स्टेज पर आते हैं, और वो एक रूल होता है कि हमें ऑडियंस के सामने झुककर शुक्रगुजारी करनी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम फेमस होते हैं तो ऑडियंस की वजह से, ऑडियंस के प्यार से होते हैं, वरना हमें कोई भी फेमस नहीं कर सकता। जब तक ऑडियंस हमारा कंटेंट नहीं पसंद करेगी तो कोई भी आगे नहीं जाएगा। तो ये एक आर्टिस्ट में होता है कि हर परफॉर्मेंस के बाद वो ऑडियंस के लिए थैंक यू करता है, सर झुकाता है, क्योंकि इसमें नहीं कि वो कोई अजीम चीज़ है, इसलिए कि ऑडियंस के प्यार से हम आगे जाते हैं, हमें उनका हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो हमें सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से आज हम इधर हैं। तो उसके बाद फिर सबका इंट्रोडक्शन हुआ, तो डायरेक्टर ने मेरा इंट्रोडक्शन ही किया। और मैं ऐसी शौक थी कि क्या हो रहा है, मतलब मुझे भूल गए हैं, 3 दिन में पंजाबी में किया है, और मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि वो एथे या ओथे जा कुछ इस तरह के लफ्ज थे, और थोड़ी सी जो वो टोन होती है वो भी रखनी, और ऊपर से मैं साथ भरी हुई थी साथ की तो टोन वैसे ही ज्यादा होती है। तो उसके बाद फिर मैंने प्ले में सबका इंट्रोडक्शन हुआ, एंड पे मेरा हुआ तो बताया कि मेरी तो लैंग्वेज पर्शियन है, और मैंने किया है फर्स्ट टाइम पंजाबी। तो जितने भी मीडिया वाले थे, समा वाले थे, लाहौर वाले थे, वो सब आए और उन्होंने मुझसे ओपिनियन दिया कि पाकिस्तान कैसा लगा आपको। तो फिर मैंने पाकिस्तान के हवाले से बताया था कि पाकिस्तान अच्छी कंट्री है, इसको हमारे मीडिया ने बड़ा गंदा किया हुआ है। मीडिया दिखाता ही नेगेटिव चीज है जिससे उनके टीआरपी भरे। सही बात है। अगर पॉजिटिव चीज दिखाएगा तो टीआरपी नहीं जाएगी। और कहा जाता है मोहब्बत फैलाने वाले कम होते हैं, नफरत फैलाने वाले ज्यादा होते हैं। तो उसके बाद फिर मैंने उधर भी यही मैसेज दिया था कि पाकिस्तान को मीडिया ने गंदा किया, वरना तो जितनी इज्जत एक पाकिस्तानी मर्द औरत को देता है जिसको वो पहचानता भी नहीं, तो उतनी तो कोई भी नहीं देता। पिछले दिनों का वाकया है, मैं पैसे ट्रांसफर मेरे नहीं हो रहे थे, यूनिवर्सिटी के बाहर से ही मैं ले रही थी गन्ने का जूस, तो दुकानदार मुझे जानता नहीं था, उसने मुझे 200 रुपये दिए। तो कहता मैंने कहा मैं आपसे क्यों लूँ, मैं आपको नहीं जानती, क्यों किस खुशी में पैसे दे रहे हो। कहता हमारे कल्चर में ये नहीं है कि औरत सड़क पे खड़ी हो हमें नहीं पसंद, कोई आप लावारिस हो, आप हमें अपना भाई समझो। तो इधर बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट है, बुरा नहीं है, जिससे ये लोग मोहब्बती, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई होगा। और थिएटर करने में भी इधर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, माशाल्लाह आर्ट में भी हैं, जर्नलिज्म फील्ड में भी हैं, तो ये दोनों जो फील्ड हैं इसकी जो इंस्पिरेशन है कौन है? क्योंकि आर्ट डिफरेंट है, जर्नलिज्म थोड़ा सा ना उनमें बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है। मेरी कोई उम्मीद नहीं थी कि कभी मैं जर्नलिज्म में आऊँगी। अभी रिसेंटली मैंने फ़लस्तीनियों के इंटरव्यू लिए हैं जो वॉर में हैं, मैंने उनका इंटरव्यू लिया, तो मुझे कभी नहीं पता था कि मैं इस फील्ड में आऊँगी, क्योंकि मैंने बताया ना बचपन से ख्वाहिश थी मेरी एक्टर बनना है और हॉलीवुड तक जाना है, ऑस्कर जीत कर वापस आना है। मेरी कभी कोई ये इस तरह की ना ख्वाहिश नहीं थी, ये भी एकदम से ही हुआ है। और बचपन में मेरा कोई इंस्पिरेशन ऐसा तो नहीं रहा एक्टिंग की फील्ड में। पेंटिंग की फील्ड में मुझे एक आर्टिस्ट बहुत अच्छा लगता है जिसका नाम है विंसेंट वैन गॉग। वो मुझे काफ़ी पसंद है, उसकी पर्सनैलिटी, मतलब कि मैं उसके लिए डाई हार्टेड फ़ैन हूँ। अगर वो अभी भी जिंदा होता तो मैं उसके लिए अपने घुटने टेक देती, प्रपोजल दे देती। विंसेंट वैन गॉग की बहुत फेमस पेंटिंग भी है स्टेरी नाइट्स के नाम से, जी देखी वो मेरा फेवरेट था। और जर्नलिज्म में काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड में इंस्पिरेशन जो है ना मेरे, वो काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझे मुतासिर किया। और कुछ फ़लस्तीनी जर्नलिस्ट हैं जिसमें से सलामा नबी यूनस हैं, और कुछ मेरे फ़लस्तीनी मतलब के दोस्त हैं। जब मैंने अपने फ़लस्तीनी दोस्तों के साथ रहना शुरू किया ना, तो मुझे एहसास हुआ कि वो एक तो वो परदेश में है, और अपने ही मुल्क, एक होता है ना बंदा कि अपने मुल्क में होता है तो उसको दिलासा होता है, रिश्तेदार हैं, कोई है, अपना ही मुल्क है। लेकिन जब मैंने उनके साथ वक्त गुजारा तो मुझे पता लगा उनका अपनी ज़मीन और अपना मुल्क होने के बावजूद
वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो अभी तक उस जंग में है। और जिसकी अब वजह तो से जो इतनी तकलीफें हैं, आप जो फ़लस्तीन के हवाले से काम कर रही हैं, क्योंकि हम मुसलमानों के लिए है बात कि फ़लस्तीन के लिए हमें कुछ करना चाहिए, और आप फ़लस्तीन के लिए एक तो इंटरव्यूज़ वगैरह लेनी, और किस तरह से फ़लस्तीन को प्रमोट करती हैं? मेरा फ़लस्तीन मतलब कि फ़लस्तीन में जो ज़्यादातर अभी का फ़ोकस है वो गज़ा के ऊपर है। सही। क्योंकि गज़ा के ऊपर जितना जुल्म हो रहा है वो मुझे नहीं लगता कि वेस्ट बैंक में या किसी और सिटी में हो रहा होगा। सही बात है। क्योंकि गज़ा में हर सेकंड, हर मिनट और हर घंटे बाद मिसाइल्स की बारिश हो रही होती है, तूफ़ानी बारिश हो रही होती है, जिसको कहीं किसी को नहीं पता कि आगे जाए पीछे जाए, हर तरफ खाई ही खाई है। और कोई ऐसी कोई हमसाया ममालिक की दफ़ाई फ़ोर्स नहीं आती उनको बचाने के लिए। उनसे मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने उनसे जब अभी रिसेंटली इंटरव्यू लिया है, डायरेक्टर ऑफ पैलेस्टाइन जो है उनकी फैमिली से, जिनको मिसाइल अटैक में वो शहीद हो गए थे, तो उन लोगों का यही कहना था कि पाकिस्तान की तरफ से एड जाती हैं और वो पाकिस्तान का शुक्रगुजार भी थे इसके लिए, गवर्नमेंट जो कर रही है। और दूसरा ये वो कह रहे थे कि हमें सीज़ फायर चाहिए, क्योंकि एड की सीज़ फायर ज़रूरत है, खाना पीना हो जाएगा, वो तो इंसान कर ही लेता है। और जो मैं कर रही हूँ मेरा तो ये है, मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे मैं डिफरेंट जो जर्नलिस्ट हैं, डिफरेंट आर्टिस्ट हैं या इतने वेल नोन पर्सन नहीं हैं, उनका एक लिंक बना होता है GoFundMe के नाम से, और उसके आगे उनकी अपनी लाइफस्टाइल की स्टोरी होती है। मैं उसको पोस्ट करती हूँ तो डोनेशंस इकट्ठी करती हूँ उनके लिए, और जो लोग पाकिस्तान में हैं, जो लोग वहाँ डोनेट नहीं कर सकते, वो मुझे डोनेशन देते हैं, फिर हम उसको पेपैल के थ्रू उनके IBN पे सेंड कर देते हैं, या तो फिर हम उनके ही लिंक पे वो पैसे भेज देते हैं। तो इस तरह से मैं उनके लिए डोनेशन इकट्ठा करती हूँ। और मेरे खुद के भी दोस्त वहाँ पे फंसे हुए हैं, मेरी तो यही कोशिश है कि मैं उनको बाहर निकालूँ जल्द से जल्द। और फ़लस्तीनियों को भी पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। कल ही मैं एक फोटो जर्नलिस्ट का इंटरव्यू कर रही थी, वो कह रहे थे मैं पाकिस्तानी मीडिया में आके काम करना चाहूँगा, ये मेरे लिए काबिले एजाज़ की बात होगी, किसी ख्वाब से कमतर नहीं होगी। और वो हमारे लिए भी काबिले एजाज़ की बात और वो पाकिस्तान का बहुत बहुत जो है वो शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान जो है वो उनकी हेल्प कर रहा है, उनके साथ स्टैंड ले रहा है। पॉजिटिव रिव्यू है फ़लस्तीन का पाकिस्तान की तरफ, ईरान की तरफ, जो कंट्रीज उनको सपोर्ट कर रही हैं उनकी तरफ। और काफ़ी जो लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली गज़ा छोड़ा है, वो पाकिस्तान की तरफ मूव हुए हैं और यहाँ पे एजुकेशन ले रहे हैं। हम आपका लिंक भी शेयर करेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें जो कि डोनेशन करना चाहें वो ज़रूर डोनेट करें, क्योंकि ये बहुत अच्छे कॉज के लिए काम कर रही हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने ये सारी चीज़ें करती रही हैं, बचपन में कोई ऐसी हॉबी जो बहुत ही आप देखती हैं कि जिसने आपको बहुत हेल्प की कि आपकी ये जो अचीवमेंट्स करने में? मेरा जॉली मूड। अच्छा। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करती हूँ और बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। कुछ भी हो जाए ना, मैंने हंसना ही है, लोगों को भी हंसाना है। तो मुझे लगता है मेरा जब तक आपका मूड नहीं अच्छा होगा ना, मेरी फिलोसफी आपको काम अच्छे से नहीं कर सकते। काम में तो सीरियस होना पड़ता है ऑब्वियसली, कैमरे के सामने भी सीरियस होना ही पड़ता है, लेकिन जो लोग मुझे बैक स्टेज जानते हैं उनको पता है कि मैं बहुत जोली रहती हूँ और कभी किसी चीज़ का इतना दुख नहीं मनाया है, मनाती रही हूँ, कैसी खैर है। तो मुझे लगता है मेरे मूड की वजह से ना, मुझे जब मैं कभी उदास होती हूँ ना, तो मैं अपनी पुरानी वीडियोस देखती हूँ, तो मुझे भी बहुत हंसी आती है और मेरा मूड ठीक हो जाता है। नहीं, आपकी माशाल्लाह पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, और फिर उसके साथ जो आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपकी इतनी एज में इतने बड़े काम हैं, और फिर हम ये यूथ को कहना चाहेंगे कि आप देखें कि आप जो हैं अपने सर्कल में रह के भी बहुत काम कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी छोड़ें फिर आप किसी चीज़ में जाएं। आप यूनिवर्सिटी लेवल में ही मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में जो है अपने आप को इंगेज कर सकते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जैसे स्टूडेंट्स हैं कि वो वेट करते हैं कि हम अपनी उसमें रहते हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो कहते हैं अपॉर्चुनिटी हमारे दरवाजे पे आई। हाँ, सही। अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे नहीं आती, आपको अपॉर्चुनिटी के पीछे भागना पड़ता है। सही बात है। और जब तक आप हरकत नहीं करोगे बरकत नहीं मिलेगी। सही बात हरकत है। करनी पड़ती है। मैंने भी काफ़ी मेहनत की, एग्जीबिशंस किए, तो मैं आज इधर तक पहुंची हूँ और अभी भी आगे भी मेहनत कर रही हूँ। जब आप मेहनत करते हो ना, तो फिर जैसे इंसान के लिए पैसे की भूख नहीं खत्म होती ना, उस तरह मेहनत की भी जो भूख है ना, वो फिर खत्म नहीं होती। आप लगे रहते हो। तो छोटे से शुरू करो,
तो कहते हैं ना, कतरे कतरे से दरिया बनता है। सही बात। तो छोटे से आप शुरू करोगे तो कल को आप फिर बड़े प्रोजेक्ट की तरफ जाओगे। अच्छा, माशाल्लाह नूर फातिमा, आप बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, थिएटर की तरफ भी, जर्नलिज्म की तरफ भी, आर्ट की तरफ भी। हम जानना चाहेंगे, लोग जानना चाहेंगे आपका फ्यूचर स्कोप क्या होगा, आप किस तरफ ज़्यादा जो है अपने कदम बढ़ाएंगी? जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ तो मैं जाऊँगी, लेकिन क्योंकि मेरे जो फ़लस्तीनी दोस्त हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनकी मेरी मतलब कि ऑब्वियसली कभी भी उनकी शहादत हो सकती है। जिस तरह से वो अल-नुसरत कैंप में हैं, वहाँ पे हर टाइम मिसाइल गिर रहे हैं, तो उनकी यही ख्वाहिश थी कि मैं जर्नलिज्म में आऊँ और फ़लस्तीन के ऊपर बोलना ना छोड़ूँ, लोगों को भी यही मोटिवेशन दूँ कि वो भी फ़लस्तीन के ऊपर बात करते रहे, अपने आखिरी सांस तक इस जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो बोलें। तो जर्नलिज्म में तो रहेगा ही, फ़लस्तीन की तरफ, सियासत की तरफ शायद कभी मैं मोटिवेटेड हो जाऊँ, जैसे मैं आज सियासत की तरफ चली जाऊँ, लेकिन ऐसा अभी कोई मेरा नहीं है। और एक्टिंग की तरफ ज़्यादा है, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ज़रूर मैं उसको अवेल करूँगी अपॉर्चुनिटी को। हमारे यूथ जानना चाहेंगे कि उनके लिए कोई एक छोटा सा पैगाम, ताकि वो भी अपनी लाइफ को बहुत बेहतर अंदाज में जी सकें। मैंने अपनी यूथ को देखा है, वो आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, तो मुझे उनको यही कहना है कि फ़लस्तीन में लोग आपसे भी ज़्यादा डिप्रेस है। मैं पर्सनली उनको देख रही हूँ, मेरी वीडियो कॉल में बात होती है, मुझे बम्बार्डमेंट की आवाज़ें आती हैं। एक एयरप्लेन है जो 24 घंटे फ़लस्तीन गज़ा का जो सिटी है उसके ऊपर, वो बहुत दर्दनाक आवाज़ है उसकी। आपसे तो एक पल का सरदर्द नहीं बर्दाश्त होता। जो लोग डिप्रेस्ड हैं, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है, खुदारा उन लोगों को देखें, वो हमसे बुरी कंडीशन में है। वो बहुत से एक बच्ची है आर्टिस्ट, क्योंकि आज आर्टिस्ट लोगों के लिए प्रोग्राम है, 6 साल की है। मैंने उससे इंटरव्यू किया था, तो वो बता रही थी कि उसका घर सब कुछ बर्बाद हो गया। वो स्टिल पेंटिंग करती है, ड्राइंग करती है, और मैंने उससे पूछा कि आप, हर तरफ जंग हो रहा है, हर तरफ एक मौसम, एक समा है दुख का, गम का, आप क्यों नहीं डिप्रेस? तो वो कह रही थी मुझे पता है मेरे साथ अल्लाह है और मुझे अल्लाह पे उम्मीद है, और डिप्रेस नहीं होना चाहिए, हर सिचुएशन को, हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। तो उस बच्ची से आप थोड़ा सा कुछ सीखें, उससे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लें, उससे थोड़ा आप मोटिवेट हों कि वो 6 साल की बच्ची, हम लोग 2-3 दिन बाद कुछ होते हैं तो हम गिले शिकवे करते हैं, उसको कोई गिला शिकवा नहीं और वो खुश है। तो हर हाल में हो आप खुश रहो। अभी मैंने बताया था मेरा मूड बहुत ज़्यादा जोली होता है बैक स्टेज, बड़े लोग मुझे जानते हैं मेरे जोली मूड की वजह से। तो आप हमेशा खुश रहो और कभी भी टेंशन ना लो कि कल क्या होगा। आर्टिस्ट की हमेशा यही होती है, मैंने इस एज में ये करना है, या एज भी ना मेंशन करो, मैंने ये अचीव करना है, मैंने एक एंकर बनना है, मैंने एक मशहूर पेंटर बनना है। जो आपकी किस्मत में लिखा होता है ना, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो खुदा ने लिखा होता है, जो रिस्क लिखी होती है, वो कोई भी नहीं छीन सकता। और एक कुछ लोगों में जेलसी बहुत है आर्टिस्ट में, वो आगे नहीं देखना चाहते किसी को। तो जो लोग इस बात से डिप्रेस है ना कि हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, अगेन जो आपके लिए लिखा होगा ना, जो होना होगा वो होकर ही रहेगा, उसको कोई आपसे नहीं छीन सकता, ना ले सकता। बस आप मेहनत करो, और मेहनत का फल मीठा ज़रूर होता है, और कभी भी जो आपकी मेहनत होती है ना, वो रद्द नहीं होती। किसी ना किसी एज पे आपको आकर उस बात का एहसास होता है कि मैंने अपनी कोशिश की थी और मुझे आज कुछ ना कुछ मिल गया है। सही। नूर फातिमा ने बहुत खूबसूरत बातें की हैं और बहुत सबक आमोज़ बातें भी हैं हमारी यूथ जनरेशन के लिए, ख़ास तौर पे जो इनका एंडिंग नोट है कि डिप्रेशन, क्योंकि हमारे जो मुसलमान भाई बहन हैं उनसे ज़्यादा फ़लस्तीन के और कोई परेशान नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो अल्लाह से उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते। और हमारा ये प्रोग्राम इसी सिलसिले में था कि यूथ की जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो सक्सेस हैं, वो किस तरह से अचीव करते हैं। और माशाल्लाह नूर फातिमा की आपने अचीवमेंट और सक्सेस सुनी, और उम्मीद करते हैं आप अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ने की लगन को पीछे नहीं होने देंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, कोशिश करते रहिएगा और हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।